हेलो माय डियर स्टूडेंट, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन यूपीसीएचओ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज जो पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 के अंदर हुआ हुआ पेपर है। कब का है? 2019 का। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। बट ये 2019 में मींस आज से 2 साल पहले एग्जाम हुआ था और उस टाइम पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता था। तो इसके कंपैरिजन में जो अभी यूपीसीएचओ का एग्जाम होने वाला है उसमें इससे थोड़े से जो क्वेश्चन है वो इतना इजी ना आके थोड़े से टफ आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है थोड़ा चेंज हो सकता है। बट एक एवरेज आपको लगेगा इस पेपर से कि किस सब्जेक्ट से और किस तरह के क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, जो सीएचओ की एग्जाम्स होती है वो किसी भी स्टेट की एग्जाम हो सभी का ऑलमोस्ट एक ही सिलेबस रहता है और इसके अंदर कोई एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। और 100 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी जो कम्युनिटी सब्जेक्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस है जो 2019 के अंदर जो सीएचओ का पेपर हुआ था, जो यूपी सीएचओ का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस है जिनको अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फॉलोइंग रीडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन कंसीडरेड एनीमिया। यहां पे 4 रीडिंग दी गई है और इनमें से पूछा गया है कि एनीमिया कब बोलेंगे, यानी हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी कि उसको अपन एनीमिया के अंदर कंसीडर कर लेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है लेस देन 11 mg पर डीएल। ऑप्शन बी बोल रहा है लेस देन 13 mg पर डीएल। ऑप्शन सी बोल रहा है लेस देन 14 mg पर डीएल एंड ऑप्शन डी बोल रहा है लेस देन 15 mg पर डीएल। तो दोस्तों, जब जो अपना एचबी लेवल है वो लेस देन 11 mg पर डीएल हो जाता है, लेस देन 11 mg पर डीएल हो जाता है तो उसको अपन एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं, यानी तब अपन उसको एनीमिया बोलेंगे। इससे ज्यादा यदि लेस देन 7 हो जाता है, लेस देन 7 mg पर डीएल होता है तो उसको अपन सीवियर एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? सीवियर एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। हालांकि इसके बीच में दो और रह जाते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट। यदि लेस देन 10 रहता है, लेस देन 10 mg पर डीएल रहता है तो उसको अपन माइल्ड एनीमिया बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। ओके, इसके अलावा यदि लेस देन 9 रहता है, लेस देन 9 mg पर डीएल रहता है, 8 या 9, इसको ऐसा बोल सकते हो 8 या 9, तो इसको अपन मॉडरेट एनीमिया बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? मॉडरेट एनीमिया बोलेंगे। बट क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि एनीमिया कब बोलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, यानी जो ऑप्शन ए है वो इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव होते हैं अपन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव ओटोलानी साइन इंडिकेट। जो ओटोलानी साइन है यदि वो पॉजिटिव दिखाई देता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है, यानी किस प्रकार की डिफॉर्मिटी को इंडिकेट करता है, ये पूछा गया है। ओटोलानी टेस्ट किस लिए होता है? हिप को चेक करने के लिए एक बच्चे के अंदर किया जाता है, उसके अंदर ओटोलानी टेस्ट किया जाता है। यदि वो पॉजिटिव होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है वहां पे? ऑप्शन ए बोल रहा है कार्डियक एनोमली, ऑप्शन बी बोल रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी बोल रहा है इम्परफोरेट एनएस, ऑप्शन डी बोल रहा है हिप डिसलोकेशन। तो दोस्तों, जैसे आपको यहां डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये ओटोलानी टेस्ट कर रहा है यहां पे, जहां पे ओटोलानी टेस्ट कर रहा है जिसके अंदर एक हैंड से हिप को पीछे की तरफ पुश करके चेक किया जाता है। तो इसके अंदर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यानी हिप डिसलोकेशन को चेक करने के लिए अपन ओटोलानी टेस्ट करते हैं। और यदि ओटोलानी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वो इंडिकेट करता है कि इसका जो हिप है वो डिसलोकेट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है बट कई बार इजी क्वेश्चंस भी अपने को नहीं आते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, ओआरएस डज नॉट कंटेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
पर एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओआरएस के कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि ओआरएस के कंपोनेंट क्या क्या है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है नोट कंटेंट। जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो ओआरएस के अंदर नहीं होता है? तो जो ग्लूकोज है ये तो होता है, बिल्कुल राइट है। जो कैल्शियम लेक्टेट है ये यहां पे नहीं होता है। सोडियम सिट्रेट है वो भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। इसके साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। ओके, और क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड भी होते हैं। हालांकि इसके जो मेन कंपोनेंट है वो चार होते हैं। नंबर 1 ग्लूकोज हो गया, नंबर 2 सोडियम सिट्रेट हो गया, नंबर 3 सोडियम क्लोराइड हो गया और नंबर 4 हो गया पोटेशियम क्लोराइड। हालांकि सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है इसके अंदर, पर जो मेन कंपोनेंट है वो चार होते हैं। तो कौन सा नहीं होता? कैल्शियम लेक्टेट नहीं होता है। तो यहां पे राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। विच वैक्सीन डज नॉट एडमिनिस्टर एट बर्थ? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको एट बर्थ पे अपन पेशेंट को नहीं देते हैं? पेशेंट की बोले तो बच्चे को नहीं देते हैं। ओके, बच्चे को अपन नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन एंड ऑप्शन डी डीपीटी यानी डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो दोस्तों ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों की तीनों वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है। कब दी जाती है? एट बर्थ दी जाती है। बट जो डीपीटी वैक्सीन है ये 6 वीक से स्टार्ट होती है बच्चे के अंदर, तब तक नहीं दी जाती है। मींस 1.5 मंथ के बाद अपन बच्चे के अंदर उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? यहां पे ऑप्शन डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। विच ऑर्गन अफेक्ट इन विलियम्स ट्यूमर? विलियम्स ट्यूमर के अंदर अफेक्ट करने वाले ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। तो विलियम्स ट्यूमर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि कहां का डिसऑर्डर है। एक प्रकार की ट्यूमर होती है, और कहां की ट्यूमर होती है? ये किडनी की ट्यूमर होती है। किसको अफेक्ट करती है? किडनी को अफेक्ट करती है। जैसे ऑप्शन में पूछा गया, ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर एंड ऑप्शन डी स्टोमक। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया? किडनी हो जाएगा, क्योंकि किडनी को अफेक्ट करती है विलियम्स ट्यूमर। ओके, तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर मींस आपको बात करें तो जब अपन बीपी चेक करते हैं तो उसकी जो ऊपर की रीडिंग होती है, ऊपर की जो रीडिंग होती है जहां पे साउंड स्टार्ट होती है वो वहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसके और जहां पे साउंड बंद हो जाती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी मीन प्रेशर, ऑप्शन सी एमएबीपी यानी मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को अपन पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 120 है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो यदि 80 है, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर होता है, तो इसके बिटवीन जो डिफरेंस है या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं पल्स प्रेशर है, वो कितना आएगा? 120 माइनस 80 यानी इनके बीच का डिफरेंस आ गया, जो कितना हुआ? 40 हुआ। यदि एक नॉर्मल एडल्ट के ब्लड प्रेशर की अपन बात करते हैं तो वो कितना होता है? 120 बाई 80 यानी 120 सिस्टोलिक बीपी होता है और 80 उसका डायस्टोलिक बीपी होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो पल्स प्रेशर होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ यहां पे? ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग गिवन टिल। यदि एक मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक करवानी चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। यानी उसको सिर्फ और सिर्फ फीड के ऊपर रखा जाए। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 15 मंथ। तो दोस्तों 6 मंथ तक उसको अपन एक्सक्लूसिव फीडिंग करवाते हैं और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अपन देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ। यानी उसके बाद अपन क्या कर देते हैं? वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी बच्चे को दूध से थोड़ा दूर करने की कोशिश करने लग जाते हैं।
इसीलिए राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। यदि प्रेगनेंसी के दौरान फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाता है और उस पिगमेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम बोल सकते हैं, हाइपर इमेसिस बोल सकते हैं, ऑप्शन सी लीनिया नाइग्रा, ऑप्शन डी क्लोइज्मा। तो दोस्तों पिगमेंटेशन का मतलब होता है एक मेलानिन जो हार्मोन होता है अपनी बॉडी के अंदर, जो कि स्किन और हेयर को कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो मेलानिन है ये स्किन एंड हेयर टू प्रोवाइड कलर, इनको ये कलर प्रोवाइड करता है, इनको एक कलर प्रोवाइड करता है। बट यदि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है यानी ज्यादा कलर के कारण से फेस के ऊपर, जो प्रेगनेंसी के अंदर फेस के ऊपर जो पिगमेंटेशन हो जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनोलॉजी वर्ड के बारे में पूछा गया है। तो मेलेनिन तो हार्मोन का नाम है, उस प्रकार की प्रॉब्लम का नाम नहीं है। ऑप्शन बी में है हाइपर इमेसिस। हाइपर इमेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग। ओके, एक्सेसिव वोमिटिंग जो कि प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल वोमिटिंग का होना तो एक नॉर्मल साइन होता है। ऑप्शन सी है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा में क्या होता है? जब ये एब्डोमेन होता है, इस एब्डोमेन पे जो अम्लाइकस रहता है, इस अम्लाइकस से लेकर सिंपाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, एक लाइन बन जाती है। ओवर स्ट्रेचिंग के कारण से उस लाइन को अपन बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। जो वहां पे भी ओवर स्ट्रेचिंग के कारण से एक लाइन बन जाती है और वहां पे भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, बट वो एब्डोमेन पे हो रहा है और अम्लाइकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस के बिटवीन हो रहा है, तो उसको अपन लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। यानी कहां कहां पे हो जाता है ये? अम्लाइकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस, इनके बिटवीन हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है क्लोज्मा। क्लोज्मा के अंदर भी हाइपर पिगमेंटेशन के कारण से जो फेस होता है उस फेस के ऊपर कुछ जगह पे डायरेक्ट स्किन हो जाती है पिगमेंटेशन के कारण से, जिसको अपन क्लोइज्मा बोलते हैं, जिसका हिंदी में मीन्स होता है मुखोटा। मुखोटा यानी मुखोटा पहनते हैं जैसे फेस के ऊपर, उस तरीके का फेस हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोइज्मा बोलते हैं। और इसका जो कारण क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ मेलानिन। मेलानिन के हाइपर सिक्रीशन के कारण से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसको अपन क्लोइज्मा बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चिल्ड्रन ड्रग कैलकुलेशन डन अकॉर्डिंग टू। जब अपन बच्चों को कोई ड्रग की डोज देते हैं तो उनका जो ड्रग का कैलकुलेशन होता है उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, किसके आधार पे ड्रग का कैलकुलेशन किया जाता है? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी बीएमआई, ऑप्शन डी हाइट। तो दोस्तों जब भी अपने को डोज कैलकुलेशन करनी होती है, डोज कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो अपन एक तो एडल्ट के अंदर करते हैं और एक चिल्ड्रंस के अंदर करते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर हो गया, एडल्ट के अंदर हो गया। चिल्ड्रंस के अंदर डोज कैलकुलेशन के लिए जो मेन बेसिस और आधार होता है वो बच्चे का वेट होता है, और एडल्ट के अंदर है तो वहां पे बीएमआई एंड एज दोनों होती है। और जो हाइट है वो कहीं पे भी किसी भी एज के अंदर ड्रग कैलकुलेशन का कोई आधार नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा क्योंकि बच्चे के बारे में अपने से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है मेन, वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी रीनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी रीनल मेडुला, ऑप्शन डी रीनल पेल्विस। तो दोस्तों जो किडनी होती है इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, वो नेफ्रॉन होती है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय सेल। इंसुलिन है वो किस सेल से सिक्रिट होता है? ऑप्शन ए अल्फा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल, ऑप्शन सी डेल्टा सेल। ये जो तीनों की तीनों सेल है वो पेनक्रियाज की सेल है। किसकी सेल है? पेनक्रियाज की सेल है। या फिर ऑप्शन डी है थीका सेल। हालांकि थीका सेल एक ही जगह नहीं होती है, वैसे ओवरी के अंदर भी होती है, बट और भी बहुत सारी ग्लैंड्स है जहां पे थीका सेल प्रेजेंट होती है। ओके, बट अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल है वो सिर्फ पेनक्रियाज के अंदर होती है। और इसके अंदर भी जो बीटा सेल होती है
वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? ये इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। ओके। और जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है, ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। इसके अलावा जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है, सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है। तो दोस्तों अपने से सिर्फ इंसुलिन के सिक्रीशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा, यानी बीटा सेल से जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, जो डेंगू होता है, डेंगू एक तरह का फीवर होता है, तो वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? उसका ट्रांसमिशन के जो वेक्टर होता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए एडेज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, ऑप्शन सी फीमेल एनाफ्लिस, ऑप्शन डी मेल एनाफ्लिस। तो दोस्तों जो डेंगू है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? वो एडेज मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा जो फीमेल एनाफ्लिस है इसके द्वारा मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। किसका होता है? मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। जब एडेज मॉस्क्यूटो के बारे में पूछा जाए तो इससे किसका होता है? डेंगू का ट्रांसमिशन होता है। इसीलिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोबैगो डे ऑब्जर्वेट ऑन, जो टोबैगो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाइड अपन बात करें तो विश्व के अंदर टोबैगो डे है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 14 फेब। तो दोस्तों जो वर्ल्ड टोबैगो डे है, जो वर्ल्ड टोबैगो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो होता है 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड टोबैगो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ऑप्शन बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ऑप्शन सी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, एंड ऑप्शन डी लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो दोस्तों जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है यानी ये 7 डेज तक चलने वाला प्रोग्राम होता है, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। यानी जैसे अपन अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अंदर टोटल 4 वीक होते हैं, और इन 4 वीक में से जो सबसे लास्ट का वीक होता है, जो महीने के एंड का जो पीरियड होता है, उसके अंदर अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते, वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्वेड ऑन, जो वर्ल्ड टीबी डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 मार्च, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन डी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो दोस्तों जो वर्ल्ड टीबी डे है वो 24 मार्च को सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 24 मार्च को। जो वर्ल्ड टीबी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को। ओके, 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहां पे ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते, मीजल्स वैक्सीन गिवन एट, जो बच्चे का वैक्सीनेशन होता है उसके अंदर जो मीजल्स की वैक्सीन है वो कब दी जाती है, उसके टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 8 महीने पे, ऑप्शन बी 9 मंथ के ऊपर, ऑप्शन सी 10 मंथ पे, ऑप्शन डी 11 मंथ पे। तो दोस्तों जो मीजल्स है वो 9 मंथ के ऊपर दी जाती है। मीजल्स है वो 9 मंथ के साथ दी जाती है, 9 मंथ पे दी जाती है। और आजकल तो जो मीजल्स को एमएमआर के रूप में यानी मम्स मीजल्स रुबेला के साथ दिया जाता है। किसके साथ दिया जाता है? मम्स मीजल्स एंड रूबेला, इन तीनों को एक साथ दिया जाता है। ओके, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यहां पे ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते, फॉलोइंग हार्मोन गिव्स द कलर टू स्किन एंड हेयर, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपने स्किन और हेयर को कलर प्रोवाइड करता है? और ये अपने पीछे एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी मेलेनिन, ऑप्शन सी कोर्टिसोल, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन।
तो दोस्तों जो टीएसएच है वो कहां से रिलीज होता है? ये एडिनल एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और थायराइड पे जाके काम करता है। थायराइड पे जाके काम करता है। जो मेलेनिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और स्किन एंड हेयर पे जाके काम करता है। और क्या काम करता है? वहां पे उनको कलर प्रोवाइड करवाता है। कलर प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए यहां पे राइट आंसर की भी क्या रहता है? ऑप्शन बी होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है कोर्टिसोल, वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होता है, एसीटीएच यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये रिलीज होता है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एड्रिनल ग्लैंड पे जाके कोर्टिसोल का सिक्रीशन करवाता है। किसका करवाता है? कोर्टिसोल का सिक्रीशन करवाता है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है वो भी एसीटीएच के प्रभाव में एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। बट यहां पे क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपने स्किन और हेयर को कलर प्रोवाइड करवाता है, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? यहां पे ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट एट बेस ऑफ ब्रेन? ब्रेन के बेस के अंदर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये दोनों के दोनों बेस ऑफ स्कल या फिर बेस ऑफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए अपना राइट आंसर तो यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है वो चेस्ट वाले एरिया में होती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक वाले रीजन के अंदर होती है। बट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बेस ऑफ ब्रेन या बेस ऑफ स्कल के बारे में पूछा गया था कि वहां पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होती है, बट पिट्यूटरी यहां ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। सिंबल ऑफ एचआईवी अवेयरनेस इज, एचआईवी से अवेयर करने के लिए लोगों को कुछ सिंबल बनाया गया है, और उस सिंबल की अपन बात करें तो उस सिंबल का कलर कोड कौन सा है? ऑप्शन ए रेड रिबन, ऑप्शन बी पिंक रिबन, ऑप्शन सी ग्रीन रिबन एंड ऑप्शन डी येलो रिबन। तो दोस्तों जो रेड रिबन है वो सिंबल ऑफ एचआईवी अवेयरनेस को इंडिकेट करता है। सिंबल ऑफ एचआईवी अवेयरनेस को इंडिकेट करता है, इसीलिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। कोजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी के कोजेटिव एजेंट कौन से हैं? ऑप्शन ए पैरामाइक्सोवायरस, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो लेप्रोसी है इसका यदि अपन कोजेटिव एजेंट के बारे में बात करें तो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ओके, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसीलिए राइट आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा जब अपन और बात करें तो जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इसका हो गया, और यदि अपन ट्यूबरक्लोसिस की बात करें ऑप्शन बी की, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का या फिर टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोप्लिक स्पॉट इज सीन इन फॉलोइंग डिजीज। जो कोप्लिक स्पॉट है वो किस प्रकार की डिजीज कंडीशन के अंदर अपने को दिखाई देते हैं? ओके, किस प्रकार की डिजीज कंडीशन में होते हैं? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन बी रूबेला एंड ऑप्शन डी मीजल्स। तो दोस्तों जो कोप्लिक स्पॉट है वो किस में दिखाई देते हैं? ये मीजल्स में दिखाई देते हैं। मीजल्स के अंदर क्या रहता है? कोप्लिक टाइप के स्पॉट बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, कोप्लिक स्पॉट है वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, मम्स है, इनके अंदर कोप्लिक स्पॉट नहीं रहते हैं। कोप्लिक स्पॉट नॉट प्रेजेंट, इन पे कोप्लिक स्पॉट प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। तो दोस्तों ये थे प्रीवियसली सीएचओ की एग्जाम के क्वेश्चंस, में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो पेपर था वो कंप्लीटली मेरे पास मेमोरी बेस्ड पेपर था, और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने ये जो वीडियो है वो बनाई है।
आशा करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जल्दी मिलते हैं फिर दूसरी क्लास के अंदर। थैंक यू।